नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं News 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें डिजिटल अरेस्टिंग की बात हुई है और इस तरीके से लोगों को डिजिटल अरेस्टिंग करके और उनसे उनके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले बिहार के गया में एक डॉक्टर से करीब 1.5 करोड़ रुपए उनसे साइबर फ्रॉड ने वसूल लिए थे। तब सामने आया था कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। इससे पहले बेगूसराय के एक होटल के मैनेजर को करीब 2 दिनों तक बंधक बना के रखा गया और उससे लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कराया गया था। इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं और हम पूरे देश की अगर बात करें तो सिर्फ एक साल में 6,000 से ज़्यादा ऐसे मामले आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसकी चर्चा की थी और लोगों को इससे सतर्क रहने की बात कही थी। एआई टेक्नोलॉजी जितना ह्यूमन रिसोर्स में फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो अब हम बात करें, हमारे साथ देखिए आज बात करें, इस मुद्दे पे बात करने के लिए हैं राजन सिंह हैं और हम इसलिए आज ये चर्चा कर रहे हैं कि कल फिर एक मामला पटना के साइबर थाने में दर्ज हुआ था जो संभवतः बिहार का सबसे बड़ा मामला था, जिसमें कि 3 करोड़ से ज्यादा की वसूली साइबर ठगों ने की थी डिजिटल अरेस्टिंग के माध्यम से। पटना यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो पटना में अकेले रहती है कदम को इलाके में, उन्हें फोन किया जाता है, उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और 3 दिनों में उनके 4 अलग-अलग बैंक खातों से करीब 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की निकासी कर ली गई थी। और जब तक उन्हें मामला समझ में आया तब मालूम चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है और उसके बाद उन्होंने साइबर थाने में इसको लेके एफआईआर दर्ज कराया था। राजन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे डिजिटल अरेस्ट ये है क्या, होता क्या है? देखिए आज जहाँ टेक्नोलॉजी में आज हम जिस टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं और नए नए डेली टेक्नोलॉजी में इजाद हो रहे हैं, वहीं पे फ्रॉड्स भी उसके नए नए फ्रॉड्स के नए नए तरीके बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल में अगर बात करें तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो उसी का एक नया तरीका है जिसमें लोगों को डराकर धमकाकर सोशली काट दिया जाता है। सबसे पहले लोगों को बाहर समाज से काट दिया जाता है। लोगों को यह यकीन दिलाया जाता है, जो विक्टिम जो पीड़ित हैं उनको यह यकीन दिलाया जाता है कि यह जो कॉल आया है वो या तो किसी पुलिस से आया है, ईडी से आया है, या फिर कहीं वो बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं और उनको मौका नहीं दिया जाता है कि वो दूसरे लोगों से जुड़े ताकि उनसे चीज़ों को साझा करें, और उनसे ठगी की जाती है। तो ये जो कॉल करने वाले होते हैं ये क्या नॉर्मली कॉल करते हैं, इसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसमें दोनों तरीके से सबसे पहले जो कॉल आता है वो नॉर्मल आता है, लेकिन उसमें आईवीआर के थ्रू कुछ रिकॉर्डेड मैसेजेस बजते हैं। जैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, मैं अभी कुछ तरीकों को बताता हूँ। जैसे बताया जाएगा कि भैया आपका नंबर बंद होने वाला है, तो जो आपका मोबाइल नंबर बताया जाएगा कि बंद होने वाला है, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो 1 दबाएं, ऑपरेटर से बात करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। आप कोई भी अगर बटन दबाते हैं ऑपरेटर को कनेक्ट करेगा, फिर आपको बोलेगा कि आपका जो नंबर है वो इलीगल गतिविधि में पाया गया है, आपको देश विरोधी गतिविधि में पाया गया है, और इससे बचने के लिए फिर वो आपको बताएगा कि आपको किसी ऐसी जगह से, जैसे अगर सपोज हम पटना से बात कर रहे हैं, वो बताएगा कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा, आपको बताएगा कि आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, वहाँ के थाने से आपके लिए अरेस्ट ऑर्डर इशू हुआ है। वो लोग, सामने वाला जो होता है वो डर जाता है कि वो उतना दूर कैसे जाएगा, और वो अपनी बातों से इतने ज़्यादा उसको गिरफ्त में ले लेता है ताकि जब तक वो समझे उसको, वो व्यक्ति या जो लोग हैं वो ठगी के शिकार हो चुके होते हैं। इसके लिए साइबर जो ठग होते हैं इसके दूसरे स्टेप में आते हैं। वो जब वीडियो कॉल करते हैं और एक वर्चुअल सेटअप, जैसे नकली कोर्ट का सेटअप, नकली पुलिस स्टेशन का सेटअप लगा के खुद ही उस गेटअप में, और लोगों को दिखाते हैं, उनको बताया जाता है कि अच्छा ये सत्य है कि आप सही में हम कोर्ट में आप हैं, कि आप ऑनलाइन कोर्ट के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है, आप पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर चार्जशीट की जा रही है, ऐसे करके वो दिखाते हैं। और सामने वाले के ऊपर इतना प्रेशर बना देते हैं कि सामने वाला अपना को मतलब दिमाग लगाने के बजाय जो वो बोलते हैं वो मानते चले जाते हैं। नहीं, कई लोगों को जो कॉल आया तो उनसे हम लोगों ने बात की तो उनका ये साफ तौर पे कहना था कि ये जो कॉल करते हैं तो कॉल डाइवर्ट कर लिए या फिर किसी को कॉन्फ्रेंस पे लिए और उसके बाद जिस तरीके से टेक्निकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आमतौर पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं तो होती हैं उस तरीके से वो करते हैं। तो आम लोग समझे कैसे कि उनको जो कॉल आया है वो साइबर फ्रॉड का है या फिर जेनविन है?
देखिए सबसे पहला तो ये है कि कोई भी पुलिस है या प्रशासन या फिर जो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर ऑनलाइन कार्रवाई चलेगी। अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती भी है तो आपको पुलिस के द्वारा डाक के थ्रू आपको समन भेजा जाता है या फिर कोर्ट के माध्यम के द्वारा भी आपको समन डाक के द्वारा ही बाई पोस्ट आपको भेजा जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चलनी है तो ऑनलाइन पुलिस आपको ऑनलाइन कॉल करेगी, ऑनलाइन कोर्ट लगेगा और आपको सबसे बड़ी बात है पुलिस या प्रशासन या कोई भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं कहती है। तो जहां भी वित्तीय लेन देन की बात हो तो आपको सतर्क हो जाना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि अगर आपको यह सब बताया जा रहा है कि आपके खिलाफ समन आया हुआ है, आपके खिलाफ आपने कोई देशद्रोही एक्टिविटीज में आप शामिल हैं, आप किसी ड्रग्स से संबंधित किसी एक्टिविटी में शामिल हैं, आपका नंबर बंद होने वाला है किसी इलीगल एक्टिविटी में या फिर कुछ भी ऐसा है, तो सबसे पहले आप बिना डरे, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के लिए मान के चले कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई हो भी रही है तो आप बिना डरे आपके जो नजदीकी अभी तो देखिए बिहार में या फिर बहुत सारे राज्यों में भी, इनफैक्ट सभी राज्यों में आपके साइबर थाने खुल चुके हैं, तो आप वहां जाएं, वहां या नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं। अगर वो भी संभव नहीं है तो किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद लें, आप फोन कर लें। अगर वो भी संभव नहीं है तो आपके जो नजदीकी मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनको कॉल करें, बताएं। हो सकता है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आप इस ठगी के शिकार होने से बच जाएं। यहाँ पे हमारा डर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है। वो हमें इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हमारे हैं, डर का वो इस्तेमाल करते वो हमारे डर का इस्तेमाल करते हैं और डर के इस्तेमाल को लेकर ही अब जैसे कोई भी कभी भी पुलिस आज तक या कोई भी प्रशासन या कोर्ट कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू आपके पैसे को किसी अकाउंट में नहीं मंगाती है। अगर प्रशासन को, कोर्ट को या पुलिस को अगर आपके ऊपर गतिविधि पे अगर संदिग्ध गतिविधि का अगर शक है तो आपके अकाउंट को बैंक के थ्रू फ्रीज कराती है, ना कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उसको किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कराती है, सबसे पहला। दूसरा, कभी भी आपको वर्चुअल कोर्ट के थ्रू आपको समन नहीं आएगा। अगर आपको आएगा तो किसी ना किसी कोर्ट के थ्रू आएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि सामने वाले जो ठग होते हैं वो सीबीआई के या फिर किसी के भी जो नकली ईडी के किसी नकली लेटर पैड बना के उस पे सारा कुछ ड्राफ्ट करके बकायदा और आपको भेजते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि वो सबसे पहले आप पे नजर रखते हैं, आपकी गतिविधि पे। आपने देखा होगा आमतौर पे कि ऐसा जितने भी बार हुआ है, जितने लोगों के साथ भी हुआ है, उसमें मोस्टली अराउंड 80-85% लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, जैसे जब अभी आप कुछ दिन पहले लखनऊ की घटना को अगर देखेंगे जिसमें एक डॉक्टर थी, या फिर अभी जो पटना में जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, अगर इन सबको अगर हम लोग अगर एक बार ऐसे देखेंगे, अगर केस स्टडी करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ये सब लोग अकेले रहते थे। मतलब तो इसमें हमको क्या लगता है कि आपको ये जो है अपने शिकार की ट्रैकिंग करते हैं, उनकी रेकी करते हैं, तब वो जानते हाँ, देखिए जैसे पुराने जमाने में डकैत होते थे जो कि पहले उस कि जिसके घर में चोरी या डकैती करनी होती थी उसके यहाँ रेकी करते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल करते थे, फिर उसको निशाना बनाते थे। आज भी वही होता है, बस तरीका अलग हो गया है। वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को चाहे उसको देखते हैं, उसके ऊपर नजर रखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अगर वो सोशल मीडिया पे है, या फिर अन्य तरीके से उसकी जानकारियों को जुटाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी को कॉल आया कि आपका बेटा को हम अरेस्ट कर लिए हैं, रेप केस में फंसा हुआ है या ड्रग्स में, और आप अगर उसको कॉल करेंगे अपने मतलब अगर आपके रिलेटिव चाहे जो भी आपके बेटे ही हैं, तो बेटे बेटी के नाम से अगर वो कॉल करे, अगर आपने कॉल किया, तो हो सकता है कि वो इस टाइम पे आपको डराएंगे जब उनका क्लास का टाइम होगा, उनका एक्टिविटी का कुछ टाइम होगा, जैसे स्विमिंग वगैरह हो गया, तो ताकि उस समय अगर वो फोन नहीं उठाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वो इतना फ्रिक्वेंटली आपको कॉल करेंगे कि आपको किसी और से कनेक्ट करने का मौका नहीं देंगे। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो आप अपने नजदीकी रिलेटिव से बात करें। अगर आपको रेगुलर फोन आते जा रहा है, आप चुपचाप फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी समय आप फ्लाइट मोड पे या स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि आपको सोचने का मौका मिले। क्योंकि अगर प्रशासन से, पुलिस से या फिर किसी भी माध्यम से अगर आपके खिलाफ
कोई अरेस्ट वारंट या फिर कोई नोटिस इशू हुआ है, तो एक तो तय है कि आप नॉर्मली बच नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप बात करें पहले कि हाँ साहब मेरा जुर्म क्या है। और दूसरी बात कि आपको अपने परवरिश पे, जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को फोन करके बेटे बेटी के नाम पे धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो आपको आपके आपके परवरिश पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो गलत नहीं कर सकता है। तो पहले आप उनसे बात करने की कोशिश करें, उस सामने वाले अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करें कि तुम कहाँ हो, क्या है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। कई बार हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें कई बार ऐसा हुआ है कि वो बिना अपने बेटे से बेटी से बात किए हुए, क्रॉस वेरीफाई किए हुए, वो उनकी बातों को मान लेते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर। क्रॉस वेरिफिकेशन सब केस में जरूरी है, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट का बात हो। अगर आपको ऐसे कोई भी कॉल आते हैं ना, फोन अगर आपके पास, अमूमन हर आदमी के पास 2 फोन होते हैं, या फिर घर में तो एक से ज्यादा फोन होते हैं, आप दूसरे नंबर से आप नजदीकी थाने को कॉल कर लें, अपने किसी रिलेटिव को कॉल करें और पूछे कि ये है, ऐसा हुआ है, ऐसा क्या है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत सारे स्कैम। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले चलूंगा, जब कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम से लेकर अभी तक ठगी का तरीका आप देखेंगे तो ठगी हो रही है। उनका मेन मोटो पैसा होता है, बस तरीका चेंज हो जाता है। पहले वैक्सीन के लिए कि अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो आपको इतना पैसा देना होगा, अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, ऐसे करते करते फिर लॉटरी वाला हुआ। तो 1000 तरीके, वो नए नए तरीके इजाद करते हैं, और जब लोग हैं उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं तो वो फिर नया तरीका ढूंढते हैं। और हर एक तरीका का एक ही इलाज है कि आप अपने बारे में, आप अपने रिलेटिव जो है उनसे बात करें, उनसे चीजों को शेयर करें, साझा करें, और उसके बारे में आप जानें, तभी आप बचेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ है राजन, जो साइबर एक्सपर्ट भी हैं, और सीधे तौर पे इनका भी यही कहना है कि जब भी इस तरह के कॉल आते हैं तो आप तुरंत उसे गंभीरता से लें, और सबसे पहले इसकी जानकारी अपने परिजनों को दें, परिवार वालों को दें, और उसके बाद इन तरह के कॉलों को नजदीकी थाने, पुलिस को दें। और साइबर फ्रॉड के भी कई नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर भी आप सूचना दे सकते हैं, ताकि इन सारी जो चीज़ें हैं उसकी सही समय पे जानकारी आप प्रशासन को मिल सके, पुलिस को मिल सके, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें।